संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। कल पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। कल से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। गैर दलीय आधार पर बैलेट से रांची में ग्रामीण विकास विभाग और नीति आयोग की पहल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। विकास के नया आयाम देने पर बल। जन कल्याण की योजनाओं की विस्तृत क्रियान्वयन और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 3 फरवरी को भी इन इलाकों में हो सकती है बारिश। न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि उनका विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें उप मुख्यमंत्री के साथ 2 कर्मी और 2 विमान कर्मी सदस्य सवार थे। घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य लोगों का निधन हो गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब अजीत पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और सुबह करीब 8:45 पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया। अजीत पवार राज्य में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह 8:50 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के वक्त उसमें 5 लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। उन्होंने कहा विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के लेयरजेट डिवीजन द्वारा निर्मित मध्यम आकार का बिजनेस जेट विमान लेयरजेट 45 बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय रनवे से उतर गया और उसमें आग लग गई। पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और 2 बेटे पार्थ और जय हैं। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य हैं। हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में हुए नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार की राकपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि अजीत पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति ने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजीत पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक जननेता थे जिन्हें राज्य के मुद्दों की गहरी समझ थी और जनता का उन पर बहुत भरोसा था। उनके निधन के बाद आज सरकारी छुट्टी घोषित की गई है और राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अजीत पवार के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट करते हुए भगवान से परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।
लोकसभा में भी आज अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अजीत पवार के निधन की जानकारी देते हुए शोक प्रकट किया। श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाएगा। इधर सत्र की शुरुआत में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन हुआ। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पुण्य अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सदन को सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्यक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जीरामजी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नया कानून गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति ने कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पोंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही आयुष के क्षेत्र में केंद्र सरकार के बीते 11 वर्षों के कामकाज की चर्चा की। वेद को सहजने
संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में आर्य वैद्यशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने 125 वर्षों की यात्रा में इस संस्था ने आयुर्वेद को इलाज की एक सशक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज इस अवसर पर मैं आर्य वैद्यशाला के संस्थापक वैद्य रत्नम पीएस वरियर जी के योगदानों को याद करता हूं। आयुर्वेद के प्रति उनकी अप्रोच और लोक कल्याण के लिए उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। साथियों, केरला की आर्य वैद्यशाला भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। निकाय चुनाव के सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी। उम्मीदवार कल से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया है कि 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव का मतदान एक ही चरण में 23 फरवरी को होगा। मतदाता सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होने पर राजनीतिक दलों में बयानबाजी और घमासान तेज है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि हार के भय से राज्य में झामुमो के इशारे पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि ईवीएम से जीतकर ही मौजूदा सरकार में हेमंत सोरेन मुखिया बने हैं। पिछड़ों की उपेक्षा का भी उन्होंने आरोप लगाया। पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने जा रहे थे। जब उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, तब जाकर ये रुका। और साहब, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब 2-2 बार ईवीएम से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। ऐसा लगता है कि उनको विश्वास है कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, तभी वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मतलब पार्षदों की गिनती होगी, फिर मेयर की गिनती होगी, नगर परिषद के अध्यक्ष की गिनती होगी, यानी 3-3, 4-4 दिन गिनतियां चलती रहेंगी। और बैलेट पेपर से इनके कराने के पीछे का उद्देश्य है कि गड़बड़ियां कर सके। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। ईवीएम से या बैलेट पेपर से चुनाव होना मायने नहीं रखता। पार्टी आज के बयान के बाद चुनाव हार चुकी है। जो उन्होंने बयान दिया है, अब तक बैलेट पर ही चुनाव होते आए हैं, पहले भी हुए हैं, पहले भी लोग चुनाव जीतते थे और हारते थे। इतनी घबराहट क्यों है? इतना ईवीएम पे भरोसा क्यों है? क्योंकि ईवीएम आपके हिसाब से काम करता है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? चुनाव चुनाव है, बैलेट से हो या ईवीएम पे हो, उसका स्वागत करना चाहिए। देश भर में बोर्ड परीक्षार्थी बेसब्री से इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इस बार यह संवाद कार्यक्रम नए रूप और नए अंदाज में आने वाला है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे।
कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? तो मेरे लिए कुछ लाए हैं? हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने और जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रांची में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड और नीति आयोग भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन जैसी गंभीर समस्या को रोकने पर विस्तृत चर्चा की। राजधानी रांची में आज सतत उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण और जनजातीय सशक्तिकरण पर मंथन हुआ। कार्यशाला में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की बात कही। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रही। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पलायन को विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लिए गांव में ही रोजगार के ऐसे साधन विकसित करने होंगे जो सतत और टिकाऊ हों। गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ अगले दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफ़े अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं तो हो सकता है कि 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में वो गाँव में रहेंगे और बेहतर अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए, कोई मेगा रेल जैसी प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो जैसी कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। कार्यशाला के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। झारखंडी व्यंजनों से लेकर पारंपरिक परिधानों तक के स्टॉल यहां आकर्षण का केंद्र रहे। इन महिला और युवा उद्यमियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर अब वे न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि झारखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान भी दिला रहे हैं। और मिट्टी का सारा सामान हम लोग सेल करते हैं, हम लोग खुद भी बनाते भी हैं और जो चीज़ नहीं बना पाते हैं वो चीज़ हम लोग अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से लेकर के मेल के लिए और सेल भी करते हैं। इस तरह से तो बहुत सारा वैरायटी हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। तो समूह समूह में जाके किसान को भी समझाते हैं, खाद बनाने का भी बताते हैं। उन्हीं को हम लोग बेचते हैं, जो खाने में भी शरीर भी सेहत अच्छा रहता है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम लोग बिना तेल का भी बहुत कुछ बनता है, जैसे मड़वा छिलका। नीति आयोग और सरकार की ये जुगलबंदी निश्चित रूप से झारखंड के ग्रामीण परिवेश में बदलाव की एक नई इबारत लिखेगी, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। वाकई जब हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। नीति आयोग के सुझावों से झारखंड की ग्रामीण आजीविका को निश्चित रूप से बल मिलेगा।
डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पलामू, गढ़वाल, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नजदीक कांके में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन रहा। विभिन्न राज्यों और इकाइयों की टीमों के बीच प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की जंग दिखी। एनवीएस और त्रिपुरा के बीच मुकाबला हुआ। केरल और हिमाचल प्रदेश की टीम भी भिड़ी। दिल्ली और हरियाणा की टीम ने भी आज मैदान में अपना दम दिखाया। झारखंड शिक्षा परियोजना की मेजबानी में आयोजित यह प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैच जीतकर 3-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। अब तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी है। हालांकि संजू सैमसन ने भारतीय फैंस को निराश किया। खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन 3 मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं। वहीं भारतीय गेंदबाजी के 2 प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में चौथे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर इससे पहले खेले गए वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए लगातार 3 मैच गंवाना चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कीवी बल्लेबाजों ने मुकाबलों में बल्ले का जोर दिखाया, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे। T20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के सामने अब आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई बची है। कीवी टीम चौथे मैच को जीतकर लगातार चौथी हार से बचना चाहेगी। वहीं T20 सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर टीम को आगामी T20 विश्व कप के लिहाज से तैयार करने पर भी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की कोशिश बाकी बचे 2 मुकाबलों में टीम के खिलाड़ियों को परखने और पिछले मैचों में हुई गलतियों में सुधार करते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 28 जनवरी साल 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला जी गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर साल 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर साल 1928 में ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला जी के बलिदान का बदला लिया। 28 जनवरी साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इससे ठीक 2 दिन पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दिन सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जो भारत की संसद का ही भाग था। अपने उद्घाटन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू की।
इससे पूर्व इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 के बीच 12 वर्षों तक बैठा। न्यायालय 1958 में वर्तमान भवन में चला गया, जो आज नई दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित है। इमारत को न्याय के तराजू के रूप में आकार दिया गया है। इमारत का सेंट्रल विंग तराजू का केंद्र बीम है। साल 1979 में 2 न्यू विंग, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग को कॉम्प्लेक्स में जोड़ा गया। हरिलाल जे कनिया ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्मरण शक्ति अच्छी सेहत का प्रमाण है। स्मृति क्षमता कई कारकों पर निर्भर है। जिसका ध्यान रखा जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। भूलने की समस्या बेहद आम है, जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन यदि इससे रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होने लगे तो बात चिंता की है। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता एक जटिल प्रणाली है। ये विभिन्न अंगों से संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क मानव शरीर की हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक हो जाती है। आजकल हमारी जीवन शैली काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं को अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, एकाग्रता में कमी, तनाव व अवसाद, नींद पूरी न होना, कुछ दवाएं, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान या हार्मोन का असंतुलन। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क या मानसिक बीमारी होने पर भी याददाश्त में कमी हो सकती है। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यचकित कर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। कल पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का आम बजट। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। कल से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। गैर दलीय आधार पर बैलेट से होगी वोटिंग। रांची में ग्रामीण विकास विभाग और नीति आयोग की पहल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। विकास को नया आयाम देने पर विमर्श। जन कल्याण की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर। और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 3 फरवरी को भी इन इलाकों में हो सकती है बारिश। न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना।